डाई नाइट्रोजन N2 प्रिपरेशन क्या थी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग? चलिए इसमें प्रिपरेशन थी, प्योर नाइट्रोजन अगर बनानी है तो एजाइड्स का थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे। तो ये एजाइड्स होते हैं BaN3 फुल ट्वाइस। तो हमने कल पढ़ा था N3 नेगेटिव जो होता है वो एजाइड आयन होता है और बेरियम की वैलेंसी 2 है, तो BaN3 होल ट्वाइस बना ये एजाइड। और बेटा अगर हम इसका थर्मल डिकम्पोजिशन यानी हीट करेंगे, यहाँ नाइट्रोजन मिलेगी, दैट इज प्योर नाइट्रोजन। इससे जो हमें नाइट्रोजन मिलती है इट इज प्योर नाइट्रोजन। ठीक है, दूसरा मेथड हमने पढ़ा था अमोनियम डाइक्रोमेट से। व्हाट इज अमोनियम डाइक्रोमेट? NH4 full twice Cr2O7, it is termed as ammonium dichromate। और ये एक रेडॉक्स का एक तरीका है। इसमें अमोनियम आयंस या ये कहें NH4 से जो नाइट्रोजन है वो N2 में चेंज होती है, यानी इसका ऑक्सीडेशन होता है। Cr2O3 में क्रोमियम का रिडक्शन हो गया है, साथ में वाटर बना है। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हीट करते हैं नाइट्रोजन मिलती है। एनसीईआरटी में एक पॉइंट था कि इसके साथ HNO3 एंड सब NO गैसेज और मिलती हैं। फिलहाल सबसे मेन पॉइंट ये है डाइक्रोमेट को हीट करने में कौन सी गैस आती है? नाइट्रोजन गैस। थर्ड वन। तीसरा था अगर हम अमोनियम क्लोराइड ले लें और सोडियम नाइट्राइट, जरा वर्ड याद रखिएगा, नाइट्राइट। नाइट्रस एसिड के सॉल्ट 8 होते हैं, नाइट्रिक एसिड के सॉल्ट 8 होते हैं। तो अगर हम इस 8 को हीट करेंगे, इनको रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ NaCl बनेगा, N2 बनेगी, वाटर बनेगा, वॉट एवर द बैलेंसिंग उसे आप चेक करेंगे। ठीक है, एंड NaCl। तो बच्चों ये तीन मेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन जो एनसीईआरटी में है वहीं तक अभी याद है। ऑब्वियसली एयर में फ्री नाइट्रोजन 78% है, तो एयर के लिक्विफिकेशन से भी, यानी एयर का लिक्विफिकेशन कह लीजिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कह लीजिए, लिक्विफाइड एयर को डिस्टिल कर लें तो भी हमें नाइट्रोजन मिल जाएगी। तो ये हमारे मेथड्स जो हम कल पढ़ चुके थे। नाउ नेक्स्ट हेडिंग आज की पढ़ाई, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज। ओके बेटा, नाइट्रोजन की क्या प्रॉपर्टीज हैं? बच्चों नाइट्रोजन में जो एनसीईआरटी में बेसिक प्रॉपर्टी दे रखी है कि इट हैज ट्रिपल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड N। तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रिपल बॉन्ड हैज वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसीलिए कम रिएक्टिव भी है। नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव ड्यू टू दिस वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ऑलमोस्ट इनर्ट नेचर या इनर्ट एटमॉस्फेयर जहां जहां बनाना होता है वहां इसकी जरूरत है। ठीक है, और इसीलिए बेटा एयर में 78% होने के बाद भी, इतने हाई अमाउंट होने के बाद भी कोई एडवर्स इफेक्ट शो नहीं कर रहा। अगर कोई कहता है N2 पॉइजनस है या नहीं है, कॉमन सेंस है 78% एयर में है, अगर पॉइजनस होती तो तुम बचते, हम बचते नहीं, बचते ना। तो इट इज मीनिंग इट इज नॉन पॉइजनस, नॉन टॉक्सिक इन नेचर। अब एनसीईआरटी की कुछ लाइंस जो हैं उनको देख लेते हैं। कौन सी लाइन है? इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस। मतलब जनरल वर्ड्स हैं, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। ठीक है, कोई पॉइजनस बिहेवियर नहीं है। दो आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन 14 एंड 15। पानी में इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, ऑब्वियसली नॉन पोलर गैस है, ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से आसानी से पोलराइज भी नहीं होगी, तो इसीलिए पानी की सॉल्युबिलिटी कम है। इट हैज वेरी लेस सॉल्युबिलिटी इन वाटर। इससे भी कम सॉल्युबिलिटी है हाइड्रोजन गैस की, क्योंकि उसका साइज और कम है। दैट मीन्स ये फिलहाल वाटर में लेस सॉल्युबल है, ये याद रखना है। और ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, 23.2 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर वाटर, ये नहीं याद रखना, बस ये ध्यान रखिए इट हैज वेरी लेस सॉल्युबिलिटी इन वाटर। लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा कॉमन सेंस की बात है कि नाइट्रोजन जो है, आपको अगर याद हो यूजेस में भी फिर देख लेंगे अभी, इट इज यूज्ड फॉर क्रायोजेनिक प्रोसेस, जहां लो टेम्परेचर बनाना पड़ता है। दैट मीन्स ये लो टेम्परेचर तक सस्टेन करने वाली गैसेस में जो है बहुत देर में लिक्विफाई होती है।
लिक्विफाई करने के लिए बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगी, तब कहीं जाके लिक्विफाई होगी। और इसीलिए हमने कहा है इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम है, -200 के आसपास, वहां कहीं जाके लिक्विफाई होगी। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम है, क्रायोजेनिक प्रोसेस में इस बात का यूज कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब अगर बाहर निकालेंगे तुरंत एयर में, या ये कहें बॉइलिंग पॉइंट भी कम है और ये तुरंत वॉलेटाइल होके एयर में चेंज होगी। नथिंग इंपॉर्टेंट, कोई खास बात नहीं है। खाली आपको जो अंडरलाइन किए हैं 2-4 वर्ड्स वो याद रखने हैं। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस, पहला पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट है दो आइसोटोप है N14, N15। थर्ड पॉइंट है solubility in water is very less, and fourth point है melting point या freezing point and boiling point both are quite low. अब बेटा डाइनाइट्रोजन इज रादर इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, इनर्ट है रूम टेम्परेचर पे बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एंथैल्पी। भैया इसमें नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी बहुत कम है, ऑलमोस्ट इनर्ट है। रीजन क्या है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है और इसकी ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। टेक्निकल लैंग्वेज है, बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है। जब खुद में स्टेबल है तो रिएक्ट क्यों करेगा, ठीक है। हाउएवर रिएक्टिविटी इंक्रीजेस रैपिडली एज वी राइज इन टेम्परेचर। तो अगर आपने टेम्परेचर 400, 450 डिग्री करेंगे तो रिएक्टिव हो जाएगा। जैसे हेबर्स प्रोसेस में अगर आपको याद हो, तो हेबर्स प्रोसेस में N2+3:2 NH3, अगर हम 450 केल्विन से 450 से कम टेम्परेचर देते हैं तो वो रिएक्शन चलती नहीं, हेबर्स प्रोसेस। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। एंड इट डायरेक्टली कंबाइंस विद सम मेटल्स टू फॉर्म आयनिक नाइट्राइड और विद नॉन मेटल कोवेलेंट नाइट्राइड्स। तो ये डायरेक्टली कंबाइन कर लेती है कुछ मेटल से आयनिक और कोवेलेंट नाइट्राइड्स बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या क्या इसकी रिएक्शंस हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस ये कर सकता है? तो बच्चों ये जो नाइट्रोजन है ना, अगर ये नाइट्रोजन इन्होंने मेटल लिथियम से कहीं रिएक्शन कराओ, तो लिथियम से रिएक्शन करा के ये बन गया Li3n, ये कहलाया लिथियम नाइट्राइड। इसको याद रखना है, ये वाला वर्ड, जब नाइट्रोजन है ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रही है, तो इट इज लिथियम नाइट्राइड। जो भी मेटल है आगे नाइट्राइड लिख दिया, जो बैलेंसिंग है कर दीजिए। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट ए ग्रुप में या ग्रुप 1 एल्कली मेटल में, एल्कली मेटल कौन कौन है आपको याद होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये हैं एल्कली मेटल। तो इन एल्कली मेटल में खाली लिथियम एक ऐसा है जो एयर की नाइट्रोजन से रिएक्ट कर सकता है और नाइट्राइड बनाता है। याद रखिएगा, अगर यहाँ सोडियम होता या और कोई एल्कली मेटल होता तो ये एयर की नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करते। और जिन बच्चों ने 11th में एस ब्लॉक ठीक से पढ़ा है उन्हें 100% याद आ गया होगा। एस ब्लॉक में क्या था कि एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो एयर में ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और हेवियर में सुपर ऑक्साइड बनाते हैं एयर के कंबशन होने के साथ। लेकिन लिथियम सिर्फ ऑक्साइड बनाता, ना पर ना ही सुपर। लिथियम सिर्फ क्या बनाता है, ऑक्साइड। अब लिथियम में देखा कि प्रॉपर्टीज अलग क्यों आ रही हैं, तो ये पता चला भाई लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है और लिथियम मैग्नीशियम के साथ वाली प्रॉपर्टीज शो करता है। अब डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, तो भैया वो 11th की बुक्स उठा के देखो, समझ में आ जाएगा। लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी जो सेम होती है उसका रीजन है डायगोनल रिलेशनशिप, चार्ज अपॉन रेडियस, वो वहां आपने पढ़ा है। मतलब लिथियम मैग्नीशियम जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। और मैग्नीशियम या ग्रुप 2 जो भी है एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये अगर नाइट्रोजन से रिएक्ट करे तो ये आसानी से अपने नाइट्राइड बना देते हैं, Mg3n2 बनेगा, ठीक है, Mg3n2, ये मैग्नीशियम नाइट्राइड या कैल्शियम नाइट्राइड बनेगा। खाली मैंने आपसे इतना कहा है इस पूरे उसमें कि एल्कली मेटल में खाली लिथियम नाइट्राइड बनाएगा, बाकी नहीं बनाएंगे ड्यू टू लार्ज साइज, हाई एनर्जी, या ये कहें कि उनमें ये रिएक्शन नहीं होती। सिर्फ लिथियम में होगी एल्कली मेटल्स में, क्योंकि लिथियम रिजेंबल करता है इसे ग्रुप 2 को ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये प्रॉपर्टी एनसीईआरटी ने दे रखी है। ये रही एनसीईआरटी की प्रॉपर्टी बेटा कि लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, लिथियम का नाइट्राइड बन रहा है, मैग्नीशियम कर रहा है, मैग्नीशियम का नाइट्राइड बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये है नाइट्रोजन की सिर्फ 2 रिएक्शन और दे रखी है, ज्यादा रिएक्शन पढ़नी ही नहीं है। एक रिएक्शन दे रखी है
that is called as beta N2 plus obviously 3H2 giving you ammonia। और अधिकतर बच्चों को याद होता है ये आयरन कैटलिस्ट है, नियरली 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन चलेगी, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक या ये कहना चाहते हैं इट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बच्चों एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आई होप सो इक्विलिब्रियम का साइन लगाते ही आपके दिमाग में वर्ड्स आ गए होंगे। दैट इज ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल लगना है। ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, वहां केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने 11th में पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू ली शैटेलियर प्रोडक्ट ज्यादा कैसे बनाते हैं या प्रोडक्ट ज्यादा के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो उसमें बेसिकली 3 कंसेप्ट थे, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है पहला कि अगर हम टेम्परेचर की बात करें देन टेम्परेचर मस्ट बी लो। क्यों लो होना चाहिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक स्टेप बढ़ेंगे जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि ये वाला स्टेप एक्सो है तो ये वाला स्टेप एंडो है, पीछे वाला स्टेप एंडो हो गया। कॉमन सेंस है भाई, ये वाला स्टेप एक्सो है फॉरवर्ड का जो दिखा रखा है, तो बैकवर्ड का स्टेप एंडो हो गया। तो अगर ये एंडो है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये चलने लगेगा, यानी अमोनिया बनेगी नहीं, जितनी है वो भी टूट जाएगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर कम चाहिए। तो यहीं से साइंटिस्ट क्वेश्चन भी सॉरी बुक्स में क्वेश्चन बना है, एक तरफ तो कह रहे हो टेम्परेचर कम चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हो 500 डिग्री चाहिए, 500 डिग्री कम नहीं होता। तो ये 500 डिग्री क्यों चाहिए भाई, तो आंसर इसका ये है कि टेम्परेचर कम चाहिए लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है। हाइड्रोजन भी छोटा है, नाइट्रोजन में भी ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों की बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, इसीलिए इनिशिएट करने के लिए ही 500 डिग्री चाहिए। तो जरा ध्यान रखिएगा इस रिएक्शन में टेम्परेचर कम चाहिए, ली शैटेलियर प्रिंसिपल कह रहा है, बट रिएक्शन की एक्टिवेशन क्रॉस करने वाला टेम्परेचर तो चाहिए ही ना। तो एक्टिवेशन क्रॉस करने के लिए मिनिमम 500 डिग्री चाहिए। तो ये पहला फैक्टर था। ऑब्वियसली सेकंड फैक्टर प्रेशर का है। अगर आपको याद आ गया हो अच्छी बात है कि प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम किधर जाते हैं, प्रेशर अगर राइज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में मूव करते हैं जहां मोल्स कम हो, गैसियस मोल्स कम हो। यहाँ गैसियस मोल्स हैं 4 और यहाँ गैसियस मोल्स हैं स्टोशियोमेट्रिक मोल्स 2, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट में कम है तो प्रेशर बढ़ाएंगे, रिएक्शन आगे आएगी। तीसरा फैक्टर था हमारा कंसंट्रेशन, एंड इट इज अ कॉमन फैक्टर। कंसंट्रेशन चाहे N2 की या H2 की या दोनों की बढ़ाइए, क्योंकि अगर रिएक्टेंट होगा, आपके पास रिएक्टेंट ज्यादा होगा तभी तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, एंड इट इज ऑब्वियस सी बात है कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए। चौथा फैक्टर अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं कैटलिस्ट। भले ये बात सत्य है, कैटलिस्ट बेसिकली रिएक्शन का अमाउंट चेंज नहीं करता बट रिएक्शन को स्पीड अप बढ़ा देता है। मतलब अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस कर रहे हैं, तो हम प्रोडक्शन के रेट पे भी डिपेंड कर रहे हैं कि हम चाहते हैं प्रोडक्शन जल्दी जल्दी हो, तो प्रोडक्शन जल्दी कराने में कैटलिस्ट रोल है। तो इसीलिए कैटलिस्ट हम जब भी हम कह रहे हैं ना, इट इज यूज्ड एज इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, तो यहाँ कैटलिस्ट आयरन हम लेते हैं और साथ में प्रमोटर मॉलिब्डेनम या और भी एनसीईआरटी में जैसे दे रखे हैं वो ले सकते हैं। फिलहाल कैटलिस्ट आयरन इन जनरल हम कहते हैं। देखिए एनसीईआरटी ने इसमें सिंपल अभी ये लिखा हुआ है, इट कंबाइंस विद डाई नाइट्रोजन एट 773 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू फॉर्म अमोनिया। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अमोनिया बनाता है, और इन्होंने यहाँ नहीं लिखा कैटलिस्ट कौन है, क्यों नहीं लिखा ये भी आपको दिखाता हूँ। इन्होंने इसलिए यहाँ नहीं लिखा क्योंकि ये अमोनिया अगली हेडिंग है, और अमोनिया अगली हेडिंग में ये लिखा है पूरा ऑन लार्ज स्केल अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हेबर्स प्रोसेस, और यहाँ वो पूरी कहानी लिखी जो मैंने अभी आपको पीछे बताई है। और यहाँ लिख रखा है कि यहाँ टेम्परेचर मिनिमम 700 केल्विन चाहिए। यूज ऑफ कैटलिस्ट सच एज आयरन, देखो आयरन ऑक्साइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O Al2O3, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने K2O Al2O3 दे रखा है एज ए प्रमोटर, हमने जनरल Mn कहा है, Mn प्रमोटर है। फिर लिखा है कि अगले पेज पे चार्ट है, उसे देख लो, ये चार्ट है बेटा। पहले जब क्वेश्चन आता था पेपर, ऑलमोस्ट एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन देते थे एग्जाम में बोर्ड में, अब नहीं आता वैसा, 5 मार्क्स का सीधा एक क्वेश्चन देते थे, और उस समय यूजुअली प्रेफर्ड होता था वो ऐसा क्वेश्चन दे देते थे, विद डायग्राम एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया।
तब ये डायग्राम रटवाए जाते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 1996, 98, 2000 उस सन की बात कर रहा हूँ। अब उन्होंने ये रट्टाफिकेशन, ये डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट बनवाना कम कर दिए हैं, नहीं आते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपसे अब नहीं कहूंगा डायग्रामेटिक याद करो या देखो भी। फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं वहीं आए, हम पढ़ रहे हैं अमोनिया, सॉरी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में अमोनिया की ये फॉर्मेशन। नाउ रिटर्निंग बैक, बेटा जो भी बच्चा ये वाली चीजें करेगा रिटर्निंग बैक, उसे दिक्कत कम आएगी। व्हाट आई मीन टू से रिटर्निंग बैक, आज हमने कहां से स्टार्ट किया? आज हमने N2 पढ़ना शुरू किया। अच्छा बताओ भाई N2 की प्रिपरेशन क्या थी? 3 प्रिपरेशन से। ये चीज आपको चाहिए, अपने दिमाग में एक नंबर्स बनाइए, थोड़ा इजी होगा। और ऑब्वियसली मैं आपको सारी रिएक्शन एक पेज पे मेरे पास लिखी हुई है, फोटो खींच के भेज दूंगा, तो सारी रिएक्शन की बैलेंसिंग भी देखिएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, इतना दिमाग नहीं होता कि बैलेंसिंग करें। ओके, नाउ मुझे लग रहा है आज फिर वॉइस गड़बड़ कर रही है। सही है सर। ओके, जस्ट सेकेंड है। कहा कि हमारे 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे, तो आपको पहले ध्यान रखना है व्हाट आर दीज 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नाइट्रोजन कैसे बनी? प्योर नाइट्रोजन के लिए क्या चाहिए था? प्योर नाइट्रोजन के लिए हमें चाहिए था एजाइड, और उसके बाद अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड से नाइट्रोजन बना सकते थे। उसके बाद तीसरा मेथड पढ़ा हमने अमोनियम डाइकार्बोनेट से, डाइक्रोमेट से सॉरी, हम प्योर नाइट्रोजन बना सकते हैं हीट करके। फिर हमने पढ़ा कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस है। प्रॉपर्टीज में एक और चीज पढ़ी, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कम है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर कम है। तो ये हमारे हुए जनरल प्रॉपर्टीज दैट्स आर नॉट वेरी मच इन कंसर्न। फिर केमिकली ये बहुत कम रिएक्टिव हैं, इनर्ट हैं। ये कम रिएक्टिव या इनर्ट के पीछे कारण क्या देखा? आई होप सो क्लियर हो। कम रिएक्टिव या इनर्ट है क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो बहुत मुश्किल से टूटता है। फिर भी ये मेटल से कंबाइन कर लेते हैं, नॉन मेटल से भी। रिमेंबर ये मैग्नीशियम वाले ग्रुप से रिएक्ट करते हैं हमेशा, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड बनता है। एक क्वेश्चन है कि अगर एक हमने रिबन जलता हुआ इन सिलेंडर ऑफ नाइट्रोजन डाल दिया और वो फिर भी जलता रहा, तो वो रिबन किस चीज का है? और ऑप्शन है वहां सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और एक कोई जिंक एसिड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेकेंड ए ग्रुप का रिबन होगा वो, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम नाइट्रोजन गैस से रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो कंबशन प्रोसीड नहीं होगा। जबकि कैल्शियम या मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रोजन गैस से रिएक्ट कर लेंगे। दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ कंबशन गोज ऑन, वहां रिएक्शन होती रहेगी। तो अगर कोई जलता हुआ रिबन नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर में, जार में ऐड किया एंड इट कंटिन्यूज टू बर्न, तो वो रिबन किसका है? वो सेकेंड ए ग्रुप का है या लिथियम का बना हुआ होगा? आया वो क्वेश्चन है, और ऑब्वियसली आंसर इज मैग्नीशियम या कैल्शियम, ऐसे करके ध्यान रखना है। फिर आया नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस नाइट्रोजन से अमोनिया, या कमर्शियल मोस्ट यूज, क्योंकि एयर में भले ही 78% नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट्स नाइट्रोजन नहीं ले सकते। प्लांट्स को नाइट्रोजन जो लेनी है, एब्जॉर्ब करनी है, वो नाइट्रेट्स या अमोनिया से, मतलब अमोनियम आयन और नाइट्रेट्स की फॉर्म में लेता है। तो प्लांट्स को अगर नाइट्रोजन हमें देनी है तो हमें अमोनिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए हेबर्स प्रोसेस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस, और इसी से हम आगे चल के अभी यूरिया या बाकी चीजें देख लेंगे। और ये जो यूरिया होता है उसमें पानी डालते हैं तो अमोनिया गैस ही निकलती है। तो यूरिया में वाटर के साथ रिएक्शन में अमोनिया गैस, तो प्लांट अमोनिया एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हेबर्स प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमोनिया के वैसे भी और भी यूजेस हैं। नाउ नेक्स्ट इज ये हेबर्स प्रोसेस की डिटेल हुई। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है बेटा, N2 + O2, और ये NO बना लेगा, ट्वाइस NO। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना कि अधिकतर या मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जिसमें कंप्लीट कंबशन हो जाए वो तो एक्सोथर्मिक है, मतलब ऑक्सीजन ने कंप्लीट कंबशन कर दिया तो एक्सोथर्मिक। लेकिन ये वाली रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक है, तो इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये लिखा है बेटा, देखिए, डाई नाइट्रोजन कंबाइंड विद डाई हाइड्रोजन ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर टू गिव NO। डाई नाइट्रोजन यानी N2, डाई ऑक्सीजन यानी O2
ये कंबाइन करके कौन सी गैस बना रहे हैं बेटा? इट इज फॉर्मिंग NO गैस। ठीक है, नाउ ये वाले पॉइंट आपको क्लियर हैं। द मेन यूज ऑफ डाई नाइट्रोजन, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। ठीक है, इसके अलावा कुछ केमिकल बन सकते हैं जैसे साइनामाइड, ये भी अमोनिया बनाने में यूज होता है। एंड यहाँ इनर्ट एटमॉस्फेयर की कहीं जरूरत है किसी मेटलर्जी में, तो आप इसके यूज कर लेंगे। एंड ऑब्वियसली डाई नाइट्रोजन इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेशन फॉर प्रिजर्विंग बायोलॉजिकल मटेरियल्स एंड क्रायोसर्जरीज। जहां जहां हमें एट वेरी लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करना होता है, टेम्परेचर हमें बहुत कम चाहिए होता है, उस केसेस में हम नाइट्रोजन का यूज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए, आई होप सो आपको शायद समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हुई है अभी थोड़ी सी। ठीक है, शायद आपको आवाज आ रही हो यूपीएस की मेरे। ठीक है, तो आई एम टेकिंग 5 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा जैसे लाइट आएगी। ठीक है बच्चों, आप लोग नाइट्रोजन को जरा रिवाइज करिए। कहाँ गया यार ये? NH4Cl एक सॉल्ट है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का। ठीक है, और इसकी एक स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कर दें। बेटा जैसे स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस अपना सॉल्ट बना लेगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बन गया CaCl2, और जो NH4OH बना है उसे अमोनिया और वाटर में बैलेंस फॉर्म में दिखा दिया गया है। तो इसे मैं अब आपको एक बार लिख के बता रहा हूँ। बेटा मैं ये बता रहा हूँ कि ये था हमारा NH4 और साथ में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, चाहे Cl चाहे H2SO4। अब जरा इसे समझने की कोशिश करिए। ये वीक बेस से आया है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। ये वाला जो सॉल्ट है इसमें दो कंपोनेंट हैं, एक वीक बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर कोई और स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए, ये स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? इट इज अ कॉमन सेंस, स्ट्रॉन्ग बेस अपना सॉल्ट बनाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट बनाएंगे, और वीक बेस को चलता करेंगे, वीक बेस को यहां से हटा देंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग विल ऑलवेज डिस्प्लेसेस वीक। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस को यहां से हटा देगा। और बेटा अब ये प्रोडक्ट बन जाएगा NaCl, इसने अपना सॉल्ट बना लिया है, और NH4OH बना। NH4OH को अमोनिया एंड वाटर में लिखा जा सकता है। NH4OH अमोनिया और वाटर में ब्रेक कर जाता है, लेस सॉल्युबिलिटी लेस स्टेबिलिटी इसकी वजह से। तो फिलहाल अमोनिया एंड वाटर में दिखाएंगे ऐसे। और कोई जरूरी नहीं हम NH4Cl ही लें, जैसे अभी बुक में आपने देखा होगा, अभी फिर से देखिएगा, ये है NH4 होल ट्वाइस SO4, ये है अमोनियम सल्फेट, और इसकी अगर NaOH से रिएक्शन करेंगे या CaOH होल ट्वाइस से करें, वट एवर यू वांट, तो ये Na2SO4 बन जाएगा, ये सॉल्ट बन जाएगा, और अमोनिया एंड वाटर, इसे फिर बैलेंस कर लीजिएगा, ये प्रोडक्ट बन गए। तो ये हो गया अमोनिया का सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि ये रहे सॉल्ट्स, और इन सॉल्ट्स की बेस से रिएक्शन कर दी और अमोनिया गैस आ गई। ठीक है, नाउ लार्ज स्केल अमोनिया अभी हमने डिस्कस कर लिया, हेबर्स प्रोसेस से होता है, और यहाँ पे इन्होंने साफ वर्ड लिखा है, इसलिए पूछते भी बहुत है, ली शैटेलियर प्रिंसिपल। देखिए ये वर्ड क्योंकि लिखा हुआ है ना, दिस वन इज ली शैटेलियर प्रिंसिपल, एंड इट हैज हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर leads to the formation of ammonia. Optimum condition is for the production of ammonia is itna pressure, temperature 700, use of catalyst such as iron oxide with small amount of K2O and Al2O3. ठीक है, और इससे इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा, इंक्रीज द रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड द फ्लो चार्ट इज गिवन। देखो एक लास्ट लाइन और लिखा है, एक लास्ट लाइन, अर्लियर आयरन वाज यूज्ड एज कैटलिस्ट विद मोलिब्डेनम यूज्ड एज प्रोमोटर। इन जनरल हम जो बोलते हैं उसमें हम कह देते हैं आयरन एज ए कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर, एंड ऑब्वियसली सही वो भी है, लेकिन यहाँ जब दे ही रखा है तो आप इसको अब याद रखें कि आयरन ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O and Al2O3। फिलहाल
अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप अगर ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा कि इसमें कैटलिस्ट पहले हम आयरन और प्रमोटर मॉलिब्डेनम कहते थे, और अब हम आयरन ऑक्साइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O एंड Al2O3 कह सकते हैं। ठीक है, दिस वन इज नाउ नेक्स्ट वन। ये आ गया बेटा अमोनिया के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है जरा ध्यान से देखिए। इट इज अ कलरलेस गैस विद पंजेंट ऑर्डर। ठीक है, कलरलेस गैस एंड पंजेंट ऑर्डर, ये याद रखना है। दैट इज इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल या पंजेंट ऑर्डर। ठीक, इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है अपने अंदर भी, और ये वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन एक्सपेक्टेड। आपको पढ़ाया जा चुका है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट 2 से कम 2 से ज्यादा होता है, एंड ऑब्वियसली उसके पीछे रीजन बताया जा चुका है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, due to which its melting and boiling point is more than expected. Pungent order, colorless gas, hydrogen bond, therefore a more melting and boiling point. बेटा इसे ट्राइगोनल पिरामिडल या खाली पिरामिडल ज्योमेट्री कह सकते हैं, और इसमें पिरामिडल में ये नाइट्रोजन एट एपेक्स है, यानी पिरामिड कैसे होते हैं ऐसे दिखाए जाएंगे पिरामिड। तो इसमें एपेक्स पे नाइट्रोजन है, लोन पेयर अवे है, और बॉन्ड एंगल नियरली 107.8 या 107 है। नेक्स्ट इज इट इज soluble in water, highly soluble in water, and aqueous solution is weakly basic. पानी में घुलती है लेकिन सोल्यूशन बेसिक कम है, ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये पानी में घुलती है तो NH4OH बनाती है, और वो NH4OH वीक बेस है, वो ज्यादा टूटता ही नहीं, तो वो OH आयन कम देता है, इसलिए इसका एक्वा सॉल्यूशन वीक बेस की तरह काम करता है। तो यहाँ OH आयन आते हैं लेकिन कम आते हैं। बेसिक नेचर प्रूफ करने के लिए ये भी है, इट फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट विद एसिड। ये अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट बना लेता है, अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, इसके बाद लिखा है इट प्रेसिपिटेट्स हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ मेनी मेटल्स एंड देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जो बेसिक नेचर के हैं। अब एक कॉमन सेंस है, दो बेस आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर मेटल बेसिक नेचर में आ रहा है, मेटल का हाइड्रोक्साइड, जैसे कि जिंक का हाइड्रोक्साइड है, आयरन का हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड है, तो अमोनिया के सोल्यूशन NH4OH में अगर ऐड किया है तो रिएक्ट नहीं करेगा। एल्यूमिनियम रख दिया है, एम्फोटेरिक है, वो रिएक्ट कर लेगा, लेकिन अगर बेस है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। और इसमें ये दो इक्वेशन है बेटा, इन दो इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये अभी चलिए ठीक है, इसको हटाया जाए कैसे, चला हटाया। नेक्स्ट बेटा ये दो इक्वेशन मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप याद कर लें तो बढ़िया रहेगा। कौन सी दो इक्वेशन? ये वाली, एक क्लिक गड़बड़ सब। एक मिनट रुकना यार, गलत हो गया। यस, ये वाली दो इक्वेशन है। फर्स्ट वन इज ZnSO4। ZnSO4 यानी जिंक का सॉल्ट है, और NH4OH में ऐड करें तो ये बन गया इसका प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये ZnOH होल ट्वाइस व्हाइट प्रेसिपिटेट। और अगर आयरन है NH4OH में करेंगे तो ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो ये दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए NCERT में जितनी इक्वेशन है ना, इवन एट हायर लेवल भी, मतलब जो लेवल हम जनरली बात करते हैं इनऑर्गेनिक में, कॉम्पिटिशन लेवल भी, उसमें भी NCERT के बाहर की इक्वेशन ज्यादा नहीं दी जाती है। मतलब अगर यहाँ इन्होंने जिंक सल्फेट और FeCl3 दे रखे हैं तो वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, इससे आगे नहीं। नेक्स्ट, अमोनिया में लोन पेयर है, और इसकी वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग लुईस बेस या एक लुईस बेस है। ठीक है, और इसको मैंने अभी आपको कहा एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें क्लियर करूंगा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है।
ठीक है। लोन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट किए जाते हैं और वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे ये दिखा, कॉपर आयन अमोनिया के साथ रिएक्ट करके कॉपर टेट्राअमीन बना लेता है या टेट्राअमीन कॉपर बनाता है, जो कि ब्लू कलर है। ऐसे ही अगर आपके पास सिल्वर है, वो AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट बना चुका है, तो उस व्हाइट प्रेसिपिटेट को अमोनिया के सोल्यूशन में घोलिए, घुल जाएगा, थोड़ी देर में सोल्यूशन से प्रेसिपिटेट गायब, और ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया जो हमें पढ़ने हैं कॉम्प्लेक्स चैप्टर में, AgNH3 कॉम्प्लेक्स बनेगा। आई होप सो ये क्लियर है अब आपको। चलो हटाओ, क्लियर। ये हो गया अमोनिया खत्म। अब आप देखिए ना, इतनी इतनी ही हेडिंग आपको पढ़नी है, इससे ज्यादा नहीं पढ़नी। अब अमोनिया के सीधा सीधा यूज आ गए, ठीक है। इट इज यूज एज फर्टिलाइजर, अमोनियम नाइट्रेट ये सब बनाने में, इसका फर्टिलाइजर बनाने में इसका मेन यूज है, इन मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ठीक है। और लिक्विड अमोनिया इज यूज एज रेफ्रिजरेशन, जहाँ कूलनेस रेफ्रिजरेशन की जरूरत होती है, इसका यूज करते हैं। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, व्हाई डज अमोनिया एक्ट एज लुईस बेस? ऑब्वियसली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो आसानी से डोनेट हो जाता है, इसलिए लुईस बेस है, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। मेंशन कंडीशन रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज यील्ड ऑफ अमोनिया, मतलब हेबर्स प्रोसेस पूछना चाहते हैं। हेबर्स प्रोसेस में ये, और अगला है हाउ डू अमोनिया रिएक्ट विद अ सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयन। तो जब ये अमोनिया और क्यूप्रिक आयन रिएक्ट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि डीप ब्लू कलर का था। बेसिकली उसका नाम भी है शुट्ज़र्स रिएजेंट, लेकिन अभी हमें नाम की जरूरत नहीं, जब हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो वहां हम डिटेल में पढ़ लेंगे। तो नाइट्रोजन खत्म हुई और अमोनिया खत्म हुई, दो छोटी हेडिंग हमने आज खत्म किए हैं, नाइट्रोजन एंड अमोनिया। लेकिन कोशिश करिए फिंगर टिप्स में याद करने की। नाइट्रोजन के 3 मेथड हैं, इतनी केमिकल प्रॉपर्टी हैं, फिर अमोनिया के इतने मेथड हैं, इतनी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। नंबर्स में बुलेट्स में बना के लिख लीजिए, तब इनऑर्गेनिक ऐसी याद होगी कि एग्जाम छोड़िए आगे तक आपको याद रहेगी। जिस तरीके से मैं आपको अभी एनसीईआरटी दिखाते हुए बुलेट्स बनवाते हुए बढ़ा रहा हूँ, कोशिश करिए अपने आप लिखें ऐसी चीजें। नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन अपने आप लिखोगे तो याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए बच्चों, आज इतना ही रख रहे हैं। हाँ बेटा, मेरा लैपटॉप आया है आज, यहीं कहीं रखा होगा। आप लोगों को जिसको जो जो नोट्स चाहिए आज शाम को मैसेज कर दीजिएगा 7 o'clock के बाद, तो 7 बजे मैं क्लासेस के बाद भेज दूंगा। आज आ गया लैपटॉप मेरा, शाम को मिल जाएंगे नोट्स। चलो बच्चों, हैव ए नाइस टाइम, बाय।